सभी को नमस्कार। मिनी संसद के मंच पे आपका स्वागत है। ये वीडियो और मणिपुर के बारे में बात करूंगा मैं आज। मणिपुर से दो मुख्य खबरें आ रही हैं कि मणिपुर में हो क्या रहा है आखिर, और गृह मंत्रालय की बात करूंगा, अमित शाह जी की बात करूंगा। क्या नई डेवलपमेंट हैं, क्या नए ऑर्डर हैं, इस पर विषय पे बात करेंगे और किस तरीके से ये मणिपुर के अंदर बेहतरी को ला सकते हैं, अच्छाई को ला सकते हैं। और मणिपुर की समस्या के समाधान के लिए मुझे लगता है केंद्र सरकार थोड़ा सा सजग हुई है, और ये सजग इसलिए हुई है क्योंकि लगता है कि एक टाइम फ्रेम बनाया है, एक गाइडलाइंस बनाई है, कुछ ना कुछ तरीके बनाए हैं, और क्या क्या किया है वो सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन मणिपुर पे बात करने से पहले आपको लगातार ये मैं बता दूं कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और उसके बाद देश के अंदर ये महसूस किया गया कि देश के अंदर जितना खतरा बाहर से है उतना खतरा देश के अंदर जो घुसपैठिए हैं या जो इलीगल इंट्रूडर्स हैं उनका खतरा बहुत बड़ा है, और उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, उसको भी छोड़ा नहीं जा सकता, उसको भी रोका नहीं जा सकता। तो इन सब चीज़ों पर हमें ध्यान देना होगा कि किस तरीके से देश के अंदर खतरे पनप रहे हैं। वो खतरे चाहे बांग्लादेश से हों, वो खतरे चाहे म्यांमार से हों, और इनको एड्रेस करने का, इनको अब ध्यान देने का, इन पर ध्यान देने का सही वक्त आ गया है। और इस वक्त पर अगर हम नहीं करेंगे तो आगे ये हमारे पूरे नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, हमारे पूर्वोत्तर के राज्यों में क्रिएट करेंगे प्रॉब्लम, और हमारे जो अंदरूनी राज्य हैं, यहाँ तक कि दिल्ली भी इनसे अछूती नहीं रहेगी। तो समय रहते नहीं चेतेंगे तो फिर लगातार ये जो घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह का समस्याएं आ रही वो आती रहेंगी। एक और मैं आपको असम राइफल्स का ट्वीट पढ़ूंगा, उस ट्वीट को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि किस तरीके से असम राइफल्स के अंदर भी एक झंडा लेकर कोई आ गया, और वो झंडा किसका था इस विषय पर आपसे ही पूछूंगा, और बहुत सारी बातें करूंगा। और क्या असम राइफल्स ने उस पर क्या एक्शन किया, एक्स पर उन्होंने क्या लिखा, इस विषय पे भी बात करेंगे। वीडियो शायद थोड़ी ध्यान देने योग्य इसलिए है कि अब जो समस्या मणिपुर की थी, मुझे लगता है उस पर सरकार ध्यान दे रही है। सबसे पहले उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाया, जिसकी लगातार मणिपुर की जनता मांग कर रही थी, और उसके बाद अब जो फैक्टर्स हैं, जो बाहरी फैक्टर्स हैं, जो जिनकी वजह से मणिपुर के अंदर अशांति हो रही है, उन फैक्टर्स को पूरे मणिपुर नहीं कहूँगा, पूरे नॉर्थ ईस्ट में और पूरे भारत में जो फैक्टर अशांति कर रहे हैं उनके ऊपर ध्यान देने का समय आ गया है, और ध्यान दिया जा रहा है। आपको क्या लगता है ये कमेंट में लिखिए। इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पर ट्वीट भी का वो स्क्रीनशॉट भी आपको दिखा रहा हूँ, तो एक बार उसको भी देखिए। तो चलिए विधिवत शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक चीज़, एक क्या बोलते हैं, एक नोटिफिकेशन कह लीजिए या एक इंस्ट्रक्शंस कह लीजिए, ये की हैं। ये क्या की हैं? ये की हैं कि भाई जो 3 महीने के अंदर जो भी भारत के अंदर राज्यों को कहा गया है और केंद्र शासित प्रदेशों को कहा गया है कि भारत के अंदर 1 महीने के अंदर जितने भी इलीगल इंट्रूडर्स हैं, घुसपैठिए हैं, उनकी पहचान की जाए और उनको डिपोर्ट कर दिया जाए। उनको संबंधित देशों में, मोस्टली ये कहाँ से हैं? बांग्लादेश से हैं और म्यांमार से हैं। तो इन घुसपैठियों के लगातार खिलाफ जो लोग मांग उठा रहे थे, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के हों, चाहे मणिपुर के हों, कि भाई किस तरीके से बाहरी घुसपैठिए मणिपुर में घुसकर और वहाँ की शांति व्यवस्था को भंग कर रहे हैं, या पूरे देश में आ रहे हैं, बांग्लादेशी लोग आ रहे हैं, और वो किस तरीके अपराध कर रहे हैं, उन सब को अब उन सब का नंबर आ गया। पाकिस्तान के नंबर के बाद ये जो घर में बैठे हुए घुसपैठिए हैं, इनका नंबर आया और इनको बाहर किए जाने की तैयारी हो रही है। मैं पूरा पढ़ देता हूँ आपको, फिर आप देख लीजिए इसमें से क्या है। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA हैज़ रिसेंटली इशूड इंस्ट्रक्शंस टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज to verify the credential of the individual suspected of being illegal immigrants from Bangladesh and Myanmar। यानी बांग्लादेश और म्यांमार दोनों का नाम है।
ठीक है। द मूव एम्स टू स्ट्रीमलाइन द डिटेक्शन, identification and deportation of such immigrants. The MHA is set to 30 days deadlines for states and UT verify the claim of Indian citizens made by these individuals. तो ठीक है, तो साफ साफ ये कह रहे हैं कि भाई जो MHA ने इंस्ट्रक्शंस दी है वो 30 दिन की दी है, और 30 दिन के अंदर क्या करना है, उनको आइडेंटिफाई करना है। ऐसा नहीं है कि भाई पकड़ लिया तो फिर आइडेंटिफाई करने में लगता है कि वो कोई आएगा, वो बताएगा नहीं बताएगा, ऐसे डिले टैक्टिक्स नहीं चलेगी। 1 महीने के अंदर डिपोर्टेशन करना है, यानी 1 महीने के अंदर वापस उसके उस देश में भेज देना जिस देश से वो आया था, और ये सब टाइम बाउंड लिमिट है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का भी एक ऑर्डर आ गया है कि जिसने साफ साफ कह दिया है कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है। बहुत सारे लोग चले जाते हैं रोहिंग्या को लेकर या म्यांमार के लोगों को लेकर कि भाई इनका भी ह्यूमन राइट्स है, इनका भी ये है, ये तो वक्त के मारे हुए हैं, ये तो आ गए हैं यहाँ पर। तो सुप्रीम कोर्ट की भी जो ऑर्डर आ रही है उसमें कहा गया है कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई भी आए और आ जाए। यहाँ के नागरिकों, यहाँ की रिसोर्सेज पर सबसे पहला हक यहाँ के नागरिकों का है, उसके बाद दूसरे लोग आएंगे, और वो भी आएंगे तो तरीके से आएंगे, वो CAA के थ्रू आएँ, वो नागरिकता लेकर आएँ, वो इजाज़त दी जाएगी, वीज़ा के थ्रू आएँ, लेकिन कोई भी सीमा पार करके घुसपैठ करके आ जाएगा और फिर यहाँ पर मनमाने तरीके से रहेगा और गलत काम करेगा, तो अब ये भारत सरकार उसको बर्दाश्त करेगी नहीं। चाहे वो किसी का भाई हो, किसी का सगा हो, किसी का रिश्तेदार हो, किसी का बांग्लादेश में कोई रिश्ता हो, किसी का म्यांमार में कोई रिश्ता हो, वो रिश्तेदारी अब सरकार बर्दाश्त नहीं करने के मूड में आ रही है। इसीलिए ये बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है, इसे पढ़ना जरूरी है। की एस्पेक्ट्स ऑफ दी MHA इंस्ट्रक्शंस। अब मुख्य बात है क्या है MHA इंस्ट्रक्शंस की, ये देख लें। 30 डेज वेरिफिकेशन डेडलाइन, यानी 30 दिन में ढूंढो और डिपोर्ट करो, ढूंढो और डिपोर्ट करो। तो स्टेट्स एंड UT हैव बीन गिवन 30 डेज टू वेरीफाई द डॉक्यूमेंट्स एंड क्लेम द इंडिविजुअल सस्पेक्टेड टू बीइंग इलीगल इमिग्रेंट्स। किसी आदमी को पकड़ लेती है जिसके ऊपर शक है, तो उनको 1 महीने के अंदर उस आदमी के डॉक्यूमेंट चेक कर लेने। ये स्टेट की और UT की जिम्मेवारी है। ये नहीं कह सकते साहब अभी हमें वो डॉक्यूमेंट नहीं मिला, 1 महीने के अंदर उसको प्रूव करना है जिसको पकड़ा गया कि भाई तू भारत का नागरिक है, और स्टेट गवर्नमेंट को और UT को भी प्रूव करना है कि भाई ये भारत का नागरिक है तो भारत में रहेगा, वरना उसको फिर डिपोर्ट किया जाएगा। यानी 30 दिन के अंदर ये सब करना पड़ेगा। स्टैच्यूटरी पावर्स टू बी इन्वोक्ड, ठीक है। स्टेट्स एंड UT आर डायरेक्टेड टू यूज द लीगल अथॉरिटी टू डिटेक्ट, आइडेंटिफाई एंड डिपोर्ट इलीगल इमिग्रेंट्स। तो मतलब एक ऐसी सरकार, राज्य सरकारों को बोला गया है और UT को बोला गया है कि वो लीगल अथॉरिटीज़ जो कानूनी शक्ति है या कानूनी शक्ति है उसका उपयोग करे और इसको इलीगल जो इंट्रूडर्स हैं इनको डिपोर्ट करे। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिटेंशन सेंटर, मतलब ऐसी जगह बनाए। डिटेंशन सेंटर का मतलब जेल तो नहीं कहेंगे इसे कि भाई पकड़ लिया आपने 1000 लोगों को पकड़ लिया, सपोज करिए एक ज़िले में 1000 लोगों को पकड़ लिया, अब रखोगे कहाँ उनको? तो रखने के लिए भी इनके लिए अलग से जगह बनाई जाएगी जिन्हें डिटेंशन सेंटर कहा जा रहा है। तो उसका एस्टेब्लिशमेंट करो। राज्य सरकारों को और UT को बोला गया कि भाई ऐसी जगह बनाओ जहाँ पर जब ये रोहिंग्या पकड़े जाएं या म्यांमार के ये पकड़े जाएं तो इनको रखा जा सके, उसका एस्टेब्लिशमेंट करो। ये ऑर्डर है किसको? राज्य सरकारों को, ठीक है। बायोमेट्रिक एंड डेमोग्राफिक डेटा, बायोमेट्रिक एंड डेमोग्राफिक डेटा इज आइडेंटिफाई इलीगल इमिग्रेंट्स are to be recorded and uploaded on the foreigners identification portal। तो इनका जो भी डेटा भी इकट्ठा किया जाएगा जो इलीगल इंट्रूडर्स हैं, जो घुसपैठी हैं, और उसको पोर्टल पर जो फॉरेनर आइडेंटिफिकेशन वाला पोर्टल है उस पर डाल दिया जाएगा, जिससे पता रहे कि कौन विदेशी है, और उसको फिर आगे कभी भी कोई दिक्कत होगी तो उसके पोर्टल के जरिए, उस डेटा के जरिए ये कहीं भी कुछ गड़बड़ करेंगे तो ये आइडेंटिफाई हो जाएंगे। हैंड ओवर टू BSF, असम राइफल्स और कोस्ट गार्ड्स। अब क्या करेंगे ये भैया? राज्य सरकारें पकड़ लेंगी, तो राज्य सरकारें पकड़ने के लिए वंस वेरीफाइड एंड इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिविजुअल्स आर टू बी हैंडेड ओवर द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज, असम राइफल्स एंड इंडियन कोस्ट गार्ड फॉर डिपोर्टेशन। अब इनको दूसरे देश में भेजेगा कौन? क्योंकि देखो बॉर्डर पे तो रहती है BSF या असम राइफल्स या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड,
ये 3 लोगों को डायरेक्ट किया गया है। बेसिकली ये किया कहाँ गया है, ये पूर्वोत्तर के लिए ही किया गया है, क्योंकि देखो बीएसएफ बांग्लादेश की सीमा पर बीएसएफ है अपना, और असम राइफल्स है नॉर्थ ईस्ट में, और इंडियन कोस्ट गार्ड तो खैर इधर गुजरात वगैरह में भी है, लेकिन आप मेनली कहाँ है कि ये जो आपका बंगाल की खाड़ी है यहाँ पर है। तो ये फिर इनको जो पकड़ेंगी राज्य सरकारें, लोगों को पकड़ेंगी, जो लोग घुसपैठी हैं उनको इन 3 अथॉरिटीज़ को दे देंगे। अब बीएसएफ घुसेड़ेगी, कैसे घुसेड़ेगी ये बीएसएफ, अब सीमा के पार धक्का दे या क्या दे ये वो जाने, या फिर असम राइफल्स पकड़ के इनको वापस भेजे, या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड इनको समंदर में छोड़ें, सीमा पार इंटरनेशनल सीमा में छोड़ें। कैसे करेंगे ये तीनों लोग डिसाइड करेंगे, लेकिन सरकारों को पकड़ पकड़ कर इनको तीनों लोगों को दे देना है, कि 3 संस्थाओं को दे देना है, बीएसएफ को दे देना है, असम राइफल्स को दे देना है, और इंडियन कोस्ट गार्ड को दे देना है। अंडरलाइंग कंसर्न एंड मोटिवेशंस, मतलब ये क्या कंसर्न है ये भी देखो अंडरलाइन किया। नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न, सबसे पहले है देश की सुरक्षा। नेशनल सिक्योरिटी, क्योंकि अभी हमने युद्ध देखा तो पता चला कि बहुत सारे लोग उठ के खड़े हो गए और भारत के विरोध में ही पाकिस्तान के समर्थन में आ गए। कौन लोग थे? इन लोगों से कहते ना, जनरल क्या थे वो, CDS हमारे विपिन रावत, उन्होंने कहा था तो भारत को 2 फ्रंट पे लड़ना है। एक फ्रंट इंडिया है, एक फ्रंट पाकिस्तान है, इंडिया को पाकिस्तान से लड़ना है, दूसरा फ्रंट चाइना है, इंडिया को चाइना से लड़ना है, और 2 फ्रंट यानी अंदर के दुश्मनों से लड़ना है। ये अंदर के दुश्मन, ये स्लीपर सेल कौन है? ये बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं जो अंदर ही अंदर भारत को खोखला कर रहे हैं, और जब भारत मुश्किल में होगा तो ये लोग यहाँ कुछ भी करा सकते हैं, दंगे करा सकते हैं, यहाँ के लोगों को भड़का सकते हैं और भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला सकते हैं। तो इन लोगों को निकाल के बाहर करना के लिए नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये कंसर्न और मोटिवेशन है कि नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न बहुत ज़्यादा है। इफिशिएंसी एंड स्पीड, द MHA ऑल्सो एम्फिसाइज द नीड ऑफ द स्ट्रीमलाइन द फास्टर डिपोर्टेशन प्रोसेस ऑफ इंश्योर नो अनड्यू डिलेज। तो ये माफ़ करिएगा 30 दिन की जो डेडलाइन दी है, इसमें MHA क्या चाहता है कि भैया अब बहुत हो गया, अब 75-76 साल हो गए आज़ादी के, और उसके बाद बांग्लादेश बनने के बाद भी काफ़ी समय हो गया, 72 के बाद 71-72 के बाद बांग्लादेश बना, और काफ़ी समय उसको भी हो गया, लगभग 50 साल के करीब वो भी हो गए, और तब से हम इस पीड़ा को झेल रहे हैं। उधर म्यांमार से भी हम इस पीड़ा को झेल रहे हैं। तो ये इनको निकाल के अब बाहर करना है। अब इसको स्पीडी, इसकी प्रायोरिटी आ गई है सरकार की, पहले इन्हीं से निपट लें, जो आधा खतरा है ना देश के अंदर, इनसे निपट लें। मणिपुर में अफीम की खेती हो, या कहते हैं कि जिस तरह का ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, या फिर हथियारों की तस्करी हो, ये सब काम कौन कर रहे हैं? यही लोग कर रहे हैं जो बाहर से घुसपैठ करके आए हैं। असम का लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ रहे हैं, बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर, अभी मुर्शिदाबाद की घटना हो गई थी, क्या था उसमें भी बहुत सारा इन लोगों का नाम आया था। तो अब जो आधा खतरा है ये भारत के अंदर, इसको सरकार टॉलरेट करने के मूड में है नहीं। और इफिशिएंसी एंड स्पीड की साथ साथ क्या कर रही है? सेंट्रलाइज अप्रोच। ठीक है, सेंट्रलाइज अप्रोच का मतलब क्या है? द MHA हैज साउट एन अम्ब्रेला प्रूव इन केसेज ऑफ इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स फोकसिंग ऑन आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल्स हु हैव असिस्टेड टू ऑब्टेन डॉक्यूमेंट्स फॉर इंडियन सिटीजनशिप्स। तो मतलब कहने का मतलब है कि ये सब सेंट्रलाइज प्रोसेस हो रही है कि केंद्र अब इस पर निगरानी रखेगा। राज्य कुछ भी करें ऐसा नहीं होगा, और राज्यों के ऊपर भी केंद्र की निगरानी है, और पूरी तरीके से सारे लोग मिलकर इस काम को करेंगे, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न है। तो ये बहुत बड़ी खबर थी जो मैंने आपको बताई। लेकिन इसके साथ साथ हम एक बात और करेंगे कि भाई एक खबर आ रही है, ये खबर मैं पढ़ देता हूँ। ये खबर है, ये खबर आ रही है असम राइफल्स की। असल में क्या हुआ था, एक फ़ोटोग्राफ जो हमने स्टार्टिंग में दिखाया, फ़ोटोग्राफ वायरल हो रहा था। ये फ़ोटोग्राफ बार बार ये कह रहा था कि असम राइफल्स के प्रोग्राम के अंदर कुछ लोग एक झंडा लेकर पहुंच गए। वो लोग कौन थे उसके बारे में कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं, मैं क्लेम नहीं करता, लेकिन मैं पढ़ देता हूं क्या खबर आ रही है।
देखिए, एक सेकंड मुझे देंगे। लगातार ये बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं देश के अंदर, तो फोकस करना ही पड़ेगा। इसमें एक संस्था है मैतेई हेरिटेज सोसाइटी है शायद, इस तरह की कोई संस्था है। उसने अपना कमेंट किया, वी वेलकम द असम राइफल्स डिसीजन टू इन्वेस्टिगेटिंग द डीपली ट्रबलिंग इंसिडेंट इन्वॉल्व यंग रिक्रूट posing with a flag on the Zomi Revolutionary Army ZRA, a Chin Kuki militant group led by former Myanmar MP Thangli Yanpao Gutai during the passing out parade. These incidents raise serious concern about the integrity of the recruits, the neutrality of the forces and its border implications, the national security. Such ideology must be identified and nipped in the bud of preserve the integrity and the impartiality of the Assam Rifles and Indian security forces. The Assam Rifles has already faced allegations from the Meitei groups and ratified officers to siding out the Chin Kuki militants aimed to ongoing crisis. The act further reinforce that परसेप्शन एंड अंडरमाइंस पब्लिक ट्रस्ट। ये सीधा सीधा कह रहे हैं कि भाई किस तरीके से असम राइफल्स के अंदर कोई नया रिक्रूट था, वो झंडा लेके आया, परेड होती होगी कोई उनकी, और वो झंडा आर्मी का नहीं था, वो किसी प्रतिबंधित चरमपंथी गुट का था। तो सीधा सीधा, और खासकर ऐसा गुट जो मैतेई जिसको कहते हैं कि ये उनके खिलाफ काम कर रहे हैं, ऐसे गुट का था। तो फोर्सेस को तो न्यूट्रल रहना चाहिए। अब इस पर जो असम राइफल्स है उसने क्या कहा है, उसका एक मेरे पास स्क्रीनशॉट है, वो भी मैं आपको दे देता हूँ, पढ़ देता हूँ। उन्होंने एक्स पर लिखा है असम राइफल्स ने, तो आप थोड़ा सा देख लीजिए क्या है असम राइफल्स का स्टैंड क्या है। असम राइफल्स बोल रही है, ऑफिशियल डैगर कुछ करके है ये असम राइफल्स का, ये है द ऑथेंटिसिटी। देखिए, द ऑथेंटिसिटी ऑफ द फोटोग्राफ इज बीइंग वेरीफाइड, मतलब ये जो फोटोग्राफ वायरल हो रहा है ये वेरीफाई हो गया है। बेस्ड ऑन कंफर्मेशन सूटेबल डिसिप्लिनरी एक्शन विल बी इनिशिएटेड अगेंस्ट ऑल द डिफॉल्टर्स। जिन्होंने भी ये कृत्य किया, ये काम किया है, असम राइफल्स के ये ट्वीट आ रहा है, द असम राइफल्स ऑफिशियल डैगर, ठीक है, DGR, सॉरी ऑफिशियल डैगर नहीं है, माफ़ करिएगा, ऑफिशियल DGAR, ऑफिशियल DGAR है ये द असम राइफल्स। इनकी तरफ से कहा गया है कि जो फोटोग्राफ है वो वेरीफाइड किया गया है, और इसके जो इन्होंने जो डिफ़ॉल्टर्स है जिन्होंने ये किया है उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। असम राइफल्स रिमेन्स कमिटेड टू मेंटेनिंग इथोस ऑफ दी फोर्सेस। जो असम राइफल्स अपना जो तरीका है, तौर तरीके हैं, या अपना जो कंसर्न है वो उसने दिखा दिया, उससे भी पता लग गया और एक्शन की बात की गई है। क्योंकि इसका मतलब कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो हमारी आर्म फोर्सेस के अंदर भी इस तरह की पेनिट्रेशन कर रही हैं और फिर अपना एजेंडा अंदर लेके जा रही हैं, एजेंडा ही क्या, झंडा भी लेके जा रही हैं। तो ये कतई नाकाबिले बर्दाश्त है। आपको क्या लगता है, कमेंट में लिखिए। देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।